हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम टेंस पढ़े थे और टेंस के तीनों भेद पढ़े थे। तीनों भेद के सभी भेद पढ़े थे और परिभाषा पढ़े थे, उसका उदाहरण भी पढ़े थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अव्यय। अव्यय इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे अव्यय का। अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक आदि के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्द लिंग वचन पुरुष कारक आदि के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। अब लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एकवचन बहुवचन, पुरुष में कितने प्रकार के पुरुष बताए थे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कारक के चिन्ह, कर्ता, कर्मकरण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही सब कारक आदि के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे में समझेंगे और, लेकिन, क्योंकि, धीरे धीरे, यहाँ वहाँ, ये सब क्या है? ये सब अव्यय है। ठीक है, इसका हम सेंटेंस में अनुवाद करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे वो सेंटेंस में लिंग वचन पुरुष कारक कुछ भी हो, मगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये बदलेगा भी नहीं। जैसे राम और श्याम जाते हैं, ठीक है, वह आया लेकिन बहन को नहीं लाया। ठीक है, वह रो पड़ा क्योंकि उनकी माँ नहीं आई। राम धीरे धीरे बगीचे में टहलता है। यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। तो देखिए कोई परिवर्तन हो रहा है, लिंग वचन पुरुष कारक सब चेंज हो रहा है, मगर ये अव्यय का जो है एग्जाम्पल, ये सब चेंज नहीं हो रहा है। अब समझेंगे अव्यय के भेद एवं उनकी परिभाषा है। ठीक है, तो अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1 है क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 है संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 है समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों का आप परिभाषा समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। ठीक है, अब ट्रिक से समझेंगे चारों भेद अव्यय का कौन कौन सा है। क्रिया संबंध समुच्चय विस्मय। ठीक है, क्रिया संबंध समुच्चय विस्मय, क्रिया संबंध समुच्चय विस्मय। कस सभी, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे क्या? कस सभी से याद रखेंगे क्या? क्रिया संबंध समुच्चय विस्मय। ठीक है, क्रिया कस यानी क्रिया, संबंध समुच्चय विस्मय। अब समझेंगे क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण अव्यय की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे कि जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बतलाएगा। क्रिया विशेषण जो है वो क्या करेगा? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। जैसे यहाँ वहाँ, धीरे, जल्दी, अभी, बहुत आदि। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ठीक है, काम धीरे धीरे करो, तुम जल्दी जल्दी बोलते हो, अभी यहाँ मना है। ठीक है, तुम बहुत हंसते हो। तो ये सब क्या हो रहा है? सेंटेंस में यूज हो रहा है और क्या कर रहा है? ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है। अब समझेंगे क्रिया विशेषण के कार्य। तो क्रिया विशेषण के कार्य कौन कौन सा है? तो क्रिया विशेषण के निम्नलिखित कार्य है। नंबर 1 में देखेंगे, नंबर क, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए। क्रिया विशेषण का कार्य है नंबर क, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए। जैसे वह धीरे से बोलता है, तो वह क्रिया की विशेषता कैसे बतला रहा है? देखिए, वह धीरे से बोलता है, वो बोलने का काम कर रहा है। कैसे? तो धीरे से, वह धीरे से बोलता है। वह जोर से हंसता है, तो यहाँ जोर से हंसना। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। ख में समझेंगे क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाने के लिए। क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाने के लिए, जैसे पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है। देखिए, क्रिया के क्या संपादित होने का बोध करा रहा है ना, क्रिया बता रहा है ना कि पुस्तक बिक रही है। कैसे? तो धड़ाधड़ बिक रही है। ठीक है, ग नंबर, क्रिया के होने की
निश्चयता या अनिश्चयता के बोध कराने के लिए, क्रिया के होने की निश्चयता, क्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को बोल रहा है। जैसे वह अवश्य आएगा, तो वो निश्चित कह रहा है कि वह आएगा, यानी वो आएगा, निश्चित बता रहा है। वह शायद खाएगा, तो शायद ये अनिश्चित हो गया, शायद खाएगा, नहीं भी खाएगा, बिना खाए भी चला जाएगा, तो ये शायद में है। ठीक है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अब समझेंगे घ नंबर, क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृति का बोध कराने के लिए, क्रिया के होने में निषेध यानी रुकावट और स्वीकृति यानी स्वीकार करने की स्थिति में बोध कराने के लिए। जैसे मत पढ़ो, तो ये मत पढ़ो मना कर रहा है, ये निषेध हुआ। न लिखो, ये भी निषेध हुआ। ठीक है, न लिखो। और स्वीकृति में तुम मुझे किताब दो, और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तुम मुझे किताब दो। अब समझेंगे अंग नंबर। अब समझेंगे अंग नंबर, क्रिया के घटित होने की स्थिति, दिशा, विस्तार और परिमाण के बोध कराने के लिए। किसका बात कर रहा है? तो क्रिया के घटित होने की क्या स्थिति, दिशा, विस्तार और परिणाम के बोध कराने के लिए यूज होता है। तो जैसे में वह ऊपर सोता है, तो वह ऊपर सोता है, क्या बता रहा है? स्थिति बता रहा है ना, वह ऊपर सोता है। यह दिशा भी बता रहा है। ठीक है, घर के भीतर बैठे, तो ये घर के भीतर, ये भी स्थिति हुआ। सड़क के दाएं चलो, ये दिशा हुआ, सड़क के दाएं चलो। ठीक है, अब समझेंगे क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण के वर्गीकरण के आधार 3 आधार पर किया जाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण के वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 3 आधार पर किया जाता है। किस लिए? ये भेद जानने के लिए। तो नंबर ए है प्रयोग के आधार पर, नंबर बी है अर्थ के आधार पर, नंबर सी है रूप के आधार पर। क्रिया विशेषण के 3 आधार पर भेद किया गया है, प्रयोग, अर्थ और रूप। प्रयोग, अर्थ और रूप। ठीक है, अब समझेंगे नंबर ए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद है। कौन कौन सा है? अ साधारण, आ संयोजक, ई अनुबद्ध। ठीक है, अब ट्रिक यहाँ लगाए हैं तीनों को याद करने के लिए। क्या ट्रिक लगाए हैं? सास अब, सास अब। ठीक, सास अब यानी साधारण, सा से साधारण, और ये स से संयोजक, और ये अब यानी यहाँ न को छोड़ दिए हैं और अब लिए हैं, तो अनुबंध। ठीक है, अनुबद्ध। सा से अब साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। ठीक है, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। अब समझेंगे साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। साधारण क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। तो स्वतंत्र रूप से होता है जैसे अब, जल्दी, कहाँ आदि, ये सब क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है, और इसका वाक्य में प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। इसका प्रयोग करने में कोई विघ्न नहीं आता है। ठीक है, अब समझेंगे नंबर आ संयोजक क्रिया विशेषण। तो संयोजक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका संबंध उपवाक्य से रहता है। जैसे उपवाक्य मतलब एक वाक्य तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक दूसरा भी वाक्य रहेगा। जैसे जब आप आएंगे तब मैं जाऊंगा। देखिए, एक वाक्य है जब आप आएंगे, एक वाक्य है आने का, दूसरा वाक्य है जाने का। ठीक है, अब समझेंगे ई में अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए होता है। ठीक है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए होता है। जैसे तो, तक, भर आदि। ठीक है, अब समझेंगे बी नंबर में
अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कौन कौन सा है? अ में है स्थानवाचक, आ में है कालवाचक, हर्षई में परिमाणवाचक, दीर्घई में रीतिवाचक। इन चारों काल को एक एक करके समझेंगे, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो स्थानवाचक क्रिया जो स्थान का बोध कराएगा, ठीक है, स्थान से पता चल रहा है ना कि यह स्थान का बोध कराएगा, जैसे यहाँ, वहाँ, साथ, बाहर, भीतर आदि, ठीक है, यह स्थानवाचक हुआ। इधर, उधर, किधर, दाहिने, ये सब क्या हुआ? ये सब स्थान हुआ। अब समझेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक जिससे समय का बोध हो, काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो जिससे समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, पहले, नित्य, सदा, लगातार, कई बार, ये सब क्या हुआ? ये कालवाचक का एग्जाम्पल हुआ। अब हर सही नंबर देखेंगे। तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जिससे परिमाण का बोध हो, ठीक है, जैसे परिमाण यानी जिसे नापा तौला नहीं जाए, सिर्फ क्या किया जाए? सिर्फ ज्ञात किया जाए कि हाँ ये कुछ मतलब है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे ना तो समझ में आ जाएगा परिमाण क्या होता है। तो जैसे देखिए बहुत, बहुत क्या हुआ? बहुत, बड़ा, केवल, बस, कुछ, लगभग, इतना, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा आदि। तो ये निश्चित नहीं है, परिमाण जो है ये निश्चित नहीं है। एक परिमाण क्या है? अनिश्चित है। जैसे बहुत, बहुत में तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितने का बात कर रहा है। बहुत मतलब थोड़ा सा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और बड़ा, बड़ा यानी बड़ा, इससे भी पता नहीं चल रहा है कि कितने बड़ा, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 100 फीट, ठीक। केवल, केवल मतलब राम आया, केवल राम आया, श्याम नहीं आया। तो ये केवल ऐसे समझेंगे। इसी तरह से बस, कुछ, लगभग, इतना, थोड़ा थोड़ा आदि, ये सब क्या हुआ? ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अब समझेंगे दीर्घई नंबर में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? इसका एग्जाम्पल समझेंगे। ऐसे, वैसे, अवश्य, सही, नहीं, इसीलिए, नहीं तो आदि, ये सब क्या हुआ? ये सब रीतिवाचक हुआ, ठीक है। अब समझेंगे सी नंबर क्रिया विशेषण के तीसरा भेद। तीसरे आधार पर भेद क्या होगा? रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद समझेंगे, ठीक है। तो रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद है। कौन कौन सा है? अ मूल, आ यौगिक, हर्षई संयुक्त। मूल, यौगिक, संयुक्त, ठीक है। ये किसके आधार पर है? रूप के आधार पर है। क्रिया विशेषण के 3 भेद, मूल, यौगिक, संयुक्त, मूल, यौगिक, संयुक्त। अब इन तीनों का परिभाषा समझेंगे। अब समझेंगे मूल क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते हैं वो मूल कहलाते हैं, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनता है, यानी वो खुद में एक बनता है, वो किसी के सहायता से नहीं बनता है। जैसे अचानक, दूर, ठीक, ये सब क्या है? खुद बना है, ये किसी की सहायता से नहीं बना है, ठीक है। अब समझेंगे यौगिक क्रिया विशेषण। तो यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? तो जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनता है। यौगिक क्रिया विशेषण में क्या लगा रहेगा? या तो प्रत्यय लगा रहेगा या कोई और शब्द लगा रहेगा। जैसे में समझेंगे मन से, देखते हुए, वहाँ पर आदि, ये सब क्या हुआ? ये सब यौगिक क्रिया विशेषण हुआ। देखिए ये मन एक अलग शब्द हुआ और से कारक चिन्ह हुआ, तो मन से, यही कह रहा है कि 2 शब्द मिल करके इसका निर्माण होगा, ठीक है। वो शब्द भी हो सकता है या प्रत्यय भी हो सकता है। आप समझेंगे हर्षई नंबर संयुक्त क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यह कई प्रकार से है। संयुक्त क्रिया विशेषण जो है ये कई प्रकार से है, बनते हैं। जैसे संज्ञा के द्विरुक्ति से। तो संज्ञा के द्विरुक्ति से कैसे बनेगा? घर घर, घड़ी घड़ी। 2 भिन्न संज्ञाओं से, रात दिन, ठीक है। ये रात और दिन 2 भिन्न संज्ञा हुआ ना, एक दूसरे का अपोजिट हुआ लेकिन दोनों संज्ञा हुआ, ठीक है। संज्ञा की द्विरुक्ति यानी घर संज्ञा, घर संज्ञा तो घर घर, घड़ी भी संज्ञा, घड़ी भी संज्ञा तो घड़ी घड़ी। इसी चीज को बतला रहा है संयुक्त क्रिया विशेषण।
आशा है आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।